हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट शुभम कुमार ट्रस्ट योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में और महात्मा गांधी जी के बारे में जो कुछ रोचक तथ्य हैं उनके बारे में। वास्तव में गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश आज़ाद कराने में और अफ्रीका में आंदोलन चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो उसके साथ साथ में हम कुछ आंदोलन से हट करके आज कुछ बात करेंगे महात्मा गांधी के जो रोचक तथ्य होते हैं उनके बारे में। अगर आपको कुछ तथ्य आप इसमें मुझे गलत महसूस दे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू। अब चलते हैं हम अपनी क्लास पे। आज की जो हमारी क्लास होती है, पहले तो सबसे पहले मैं अगर मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी जी का जो जन्म होता है वो होता है 2 अक्टूबर को 1869 में 1869 पोरबंदर में होता है, गुजरात में। अब अगर हम ये गुजरात का पूरा पूरा यहाँ पे मैप देखते हैं तो गुजरात के इस मैप में आप एक चीज़ देख पाओगे अच्छे से कि ये जो रेड रेड वाला चिन्ह है मेरा, ये पोरबंदर है और यही सी स्थान में महात्मा गांधी का जन्म हो जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं। इनका जो पूरा नाम होता है वो होता है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो पूरा नाम होता है वो होता है मोहनदास करमचंद गांधी। तो मैंने यहाँ से लिखा है मोहनदास से इनका जो महात्मा तक का सफ़र होता है वो कैसे ये तय करते हैं। आइए धीरे धीरे हम इस पे भी बढ़ते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इनके पिता के नाम के बारे में, तो इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे इनके पिता का नाम। पिता की फ़ोटो लेके आया हूँ मैं और ये इनकी मम्मी की फ़ोटो लेके आया हूँ, इनके माता जी की फ़ोटो लेके आया हूँ। तो अगर मैं बात करता हूँ इनके पिता के बारे में तो वह ब्रिटिश राज के एक जो काठियावाड़ ज़िला था, यानी कि एक छोटी सी रियासत थी, वहाँ के क्या थे, वो दीवान थे। और इसी दीवान के पद पर रहते हुए उन्होंने महात्मा गांधी और अपने बच्चों को पाला था। तो अगर मैं बात करता हूँ आगे चल के, तो जो इनकी माता का नाम है, इनकी माता का नाम है पुतलीबाई। और यही इनकी माता का यहाँ पे फिगर आप देख रहे होंगे और इस प्रकार इनके पिता का भी आप यहाँ पे फिगर देख रहे होंगे। तो आज पहली बार हमने इन दोनों के एक साथ फ़ोटो रखने की कोशिश की है। अब आगे चलते हैं। अब ये है आगे ये है महात्मा गांधी का जो विवाह होता है वो होता है इनकी 14 वर्ष की आयु में, यानी कि 1883 में। और जो इनकी पत्नी होती है वो होती है कस्तूरबा। अब ये आप ये मत कह देना भाई, कोई कमेंट मत लिख देना कि ये तो काफ़ी एज्ड लग रहे हैं यहाँ पे और आपने यहाँ पे 14 वर्ष के। हाँ, ये थोड़े से एज्ड के दोनों के दोनों फोटो हैं। तो जो इनकी पत्नी का नाम होता है वो होता है कस्तूरबा और यही बाद में आगे चल के अपने नाम के सामने क्या लगा देती है, गांधी लगा देते हैं। जब इनकी आयु होती है तो 13 वर्ष होती है और महात्मा गांधी की जो आयु है होती है 14 वर्ष। चलते अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस फिगर में आपको देख रहा हूँ, ये जो व्यक्ति हैं ये होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर और ये व्यक्ति होते हैं महात्मा गांधी और ये इनके अन्य अनुयायी हैं जो कि इनको बात करते हुए दोनों को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले में इनको किस नाम से संबोधित किया है, महात्मा से संबोधित किया है, यानी कि इनको संबोधित जो उपाधि दी गई है वो किस व्यक्ति ने दी गई है, वो दी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि। और साथ ही साथ में रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि से महात्मा गांधी ने संबोधित किया। आपने मुझे महात्मा कह दिया तो मैं आपको गुरुदेव कहूँगा। ये महात्मा गांधी जी का यहाँ पे छोटा से आप एक फैक्ट को ले सकते हो। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्जामों में आ जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और इन्होंने विक्टोरिया पैलेस बनाया हुआ है कोलकाता के अंतर्गत, तो वो आप कभी भी देख लेना काफ़ी अच्छे से। तो अब आते हैं जो महात्मा गांधी का जो जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है आखिरकार कौन सा होता है, तो वो होता है अफ्रीका में वे महात्मा गांधी होते हैं फर्स्ट क्लास का टिकट लेने के बावजूद भी क्या करते हैं, उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। और इस प्रकार से उनको अश्वेत जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ में लग के पहली बार क्या कर दिया जाता है, आंदोलन चलाने का मौका मिलता है। क्योंकि वो एक अश्वेत व्यक्ति थे और अश्वेत व्यक्ति को ये ट्रेन में फर्स्ट क्लास के टिकट में नहीं बैठने देते थे अंग्रेज़ लोग, तो इसी वजह से इनको क्या कर दिया गया था, ट्रेन से बहिष्कृत कर दिया गया था। अब मैं आता हूँ अगले अपने पॉइंट पे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, आप ये एक फ़ोटो देख रहे होंगे यहाँ पे फुटबॉल का।
तो डरबन में और प्रिटोरिया में और जोहान्सबर्ग में फुटबॉल क्लब की जो एक स्थापना की थी, फुटबॉल क्लब की स्थापना भी करने में अपना सहयोग दिया था। तो हम मान सकते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो गेम में भी काफ़ी रुचि लेते होंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ, तो आगे आता है जो इनका सबसे अच्छे तथ्यों में से एक मानता हूँ मैं, तो वो आता है महात्मा गांधी जी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। धन के लिए कभी भी लालच नहीं करते थे और वकालत के पेशे में सिर्फ वह मुकदमे लेते थे जो सच्चे होते थे, बुरे और बेईमान लोगों को मुकदमे नहीं लेते थे। ये हम बड़े आराम से देख रहे हैं, ये वकालत की कुछ फंडामेंटल्स जो बुनियादी चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई है इस फोटोज़ में। आगे चलते हैं, तो आगे आता है महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी जो शव यात्रा होती है उसमें 10 लाख लोग शामिल होते हैं और 15 लाख लोग उस शव यात्रा के रास्ते में खड़े हुए होते हैं। उनकी शव यात्रा भारत के इतिहास में सबसे बड़ी शव यात्राओं में से थी। लोग खंभों पे, पेड़ों पे, घरों की छतों पे चढ़ के उनके बापू का लास्ट की जो अंतिम संस्कार है उसकी एक झलक देख लेना चाहते थे। और ये जो महात्मा गांधी की तस्वीर है यहाँ पे मृत अवस्था में लेटे हुए हैं, उसमें उनके जो कुछ करीबी व्यक्ति हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो अच्छे से। अब मैं आगे चलता हूँ। अगला है ये 1930 में 1930 में अमेरिका की एक जो टाइम्स मैगजीन है उसमें महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर के लिए अवॉर्डित यानी कि सम्मानित किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी की तस्वीर है और ये लिखा हुआ है लीडर्स ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे महात्मा गांधी है और ये टाइम्स जो अमेरिका की पत्रिका है टाइम्स मैगजीन उसमें ये पत्रकार हुए हैं। और इसके बाद जो सीधे व्यक्ति बने हैं कोई भारत के टाइम्स मैगजीन में, तो वो बने हैं मोदी। इससे पहले कोई भी भारत का व्यक्ति, 2 ही व्यक्ति में से कोई भी व्यक्ति उस टाइम मैगजीन में नहीं बना है, यानी कि मैन ऑफ द ईयर्स नहीं बना है किसी चीज़ के लिए। टाइम्स जो उनकी मैगजीन है उसके लिए। ठीक, आगे अगर मैं बात करता हूँ, जो उनकी एक आत्मकथा है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो लिखी गई है वो गुजराती भाषा में लिखी गई है, चूँकि गुजरात के रहने वाले थे। और अगर ये बड़ी आराम से आपको प्ले स्टोर से ये बुक मिल जाएगी, आप इसको पढ़ना काफ़ी अच्छे से, तो आप महात्मा गांधी के बारे में जो मैं अगला तथ्य बताने वाला वो कितना सत्य है वो आपको खुद पता चल जाएगा। जो कि मैंने ये किताब पढ़ी है और इन्होंने अपने बारे में अच्छी खासी नॉलेज दी है बच्चों को, सभी को जो भी इस किताब को पढ़ते हैं। और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है, यानी कि लोकप्रिय गाथाओं में से एक है। तो आगे चलते हैं, तो आगे आता है, देखो ये जो तथ्य बता रहा हूँ मैं कुछ इसी में से है। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने लिखा है कि वे बचपन में बहुत ही शर्मीले थे और स्कूल से भाग जाया करते थे। दूसरों से बात करने में उन्हें बहुत झिझक होती थी। अब ये महात्मा गांधी ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है जिसका जो नाम है सत्य के मेरे प्रयोग। सत्य के मेरे प्रयोग महात्मा गांधी ने अपने इसे लिखा है और ये गुजराती भाषा में, आजकल ये हिंदी में भी, हिंदी संस्करण में भी उपलब्ध है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के नाम से। ये बुक जो मार्केट में अवेलेबल है इंग्लिश में है, पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है। आगे आते हैं, बहुत से लोगों का मानना है कि जो महात्मा गांधी होते हैं वो भगत सिंह को फांसी रोक सकते थे, परंतु उन्होंने कभी ऐसा करने का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ इसके पीछे की। भगत सिंह की ओरिजिनल पिक्चर है और ये महात्मा गांधी की ओरिजिनल पिक्चर है। आखिरकार महात्मा गांधी ने इस भगत सिंह को और जो फांसी थी वो क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो एक अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। और जो यहीं पे अगर हम बात करते हैं भगत सिंह की, वो थोड़े से अहिंसावादी थे, वो हिंसावादी थे, जिसके कारण आप इनकी जो एक हिंसा का छोटा सा मैं मुहावरा दे दूँ, इन्होंने भारत की संसद के अंतर्गत अंग्रेज़ों को अपनी बात सुनाने के लिए ही बम फेंक दिया था। बाद में इनमें लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल होने के बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। 23 मार्च को भगत सिंह को जो फांसी दी जाती है वो 23 मार्च को इनको फांसी दे दी जाती है 1931 में। और उस समय जो भारत के लॉर्ड गवर्नर होते हैं या वाइसराय होते हैं, एवरिन होते हैं,
महात्मा गांधी ने उनके बारे में अपनी कुछ आत्मकथा के बारे में कहा है कि लास्ट के टाइम में इन्होंने इस व्यक्ति को, हाँ, भगत सिंह को बचाने के लिए इवनिंग से बात की थी, बट ज़्यादा जोर नहीं दिया था। इसी वजह से जो भगत सिंह की फांसी है वो कभी टल नहीं सकी, और इसी वजह से हमने भारतवासियों ने एक अच्छा शहीद खो दिया जिसका नाम है भगत सिंह। अगर मैं मुझसे भगत सिंह के बारे में कुछ कहने में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मैं अभी आपसे सॉरी कहता हूँ इसके लिए। तो अब आगे आते हैं 1931 में महात्मा गांधी ने पहली बार रेडियो पर जब अपना पहला भाषण दिया तो उन्होंने अपने इन शब्दों में क्या कहा, देखिए, क्या मुझे इस माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक माइक्रोफोन है और माइक्रोफोन के अंदर का जो महात्मा गांधी ने अपने पहले भाषण से पहले क्या कहा था, यानी कि मजाक टाइप में जो बोला था वो क्या था, क्या मुझे इस माइक्रोफोन के अंदर बोलना पड़ेगा। अब देखो कितनी अच्छी बात है, महात्मा गांधी ने मजाक करते हुए सभी को बाद में संबोधित किया था। तो इस प्रकार हम आगे चलते हैं। आगे आता है महात्मा गांधी ने 4 द्वीपों और 12 देशों के नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन किए हैं। अगर मैं 2 देशों की तो मैं खुद ही, या महाद्वीपों की तो खुद ही बात कर सकता हूँ बड़े आराम से। इसमें एक आता है एशिया महाद्वीप और दूसरा आता है अफ्रीका महाद्वीप। तो भारत ने यानी कि 4 देशों के जो महाद्वीप होते हैं उनके बारे में भी कुछ ना कुछ आंदोलन किए हैं नागरिकों के अधिकारों के लिए। ताकि देखो, नागरिकों के अधिकारों के लिए बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यानी कि जो कुछ यूरोप वाले हैं उनके बारे में भी, जो अमेरिका वाले हैं उनके बारे में भी, और जो एशिया के और अफ्रीका के उनके बारे में भी इन्होंने क्या किए हुए आंदोलन किए थे। आगे आते हैं सुभाष चंद्र बोस ने, ये सुभाष चंद्र बोस की एक प्यारी सी तस्वीर है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा था वो रेडियो से संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को इन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रपिता। बड़े आराम से जब इन्होंने अपना एक आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने अपना एक आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का। अगर मैं बात करता हूँ अगला, तो आगे आता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं किस चीज़ की है, बट ये है, ये जो लिखा हुआ है महात्मा गांधी अपने बारे में भी कहते हैं कि महात्मा गांधी की जो राइटिंग होती है बहुत अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वे सदैव इस बारे में चिंतित रहते थे। अब देखो, अगर भाई साहब मुझे भी नहीं पता है ये वर्ड क्या क्या लिखे हैं, बट हाँ कुछ वर्ड मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे अकॉर्डिंग ये वर्ड है, माई गुड विशेस फॉर योर न्यू ईयर्स, हाउ आई विश द न्यू ईयर में मीन, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता क्या लिखा हुआ है, बट मैं इसको समझने की कोशिश करता हूँ। या ये लिखा हुआ है शायद, ये लिखा हुआ है एन एरा ऑफ पीस, एन एरा ऑफ पीस फॉर योर, इसका मुझे नहीं पता है ये क्या लिखा है, और ये पीपल से लिखा है, और ये बाद में यहाँ पे महात्मा गांधी जी के क्या है हुए हैं, सिग्नेचर हुए हैं। अब देख सकते हैं आप ये किस प्रकार की महात्मा गांधी जी की खुद की एक राइटिंग थी जो कि बाद में प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई बच्चा अच्छे से इसको समझ ले तो मुझे प्लीज़ समझा देना कि आखिरकार ये पूरी प्रॉपर जो राइटिंग है किस प्रकार से लिखी गई है, ताकि मुझे आगे पढ़ने में इसमें कोई दिक्कत ना हो। आगे आते हैं महात्मा गांधी जो होते हैं वो समय के बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं, और वो लोगों को भी क्या देते हैं, इसके लिए सजेशन देते हैं कि अपना काम समय में पूरा करो और अपने दूसरों भी और स्वयं भी उसी के लिए पालन कर देते हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से भी मैंने एक चीज़ उठाई गई है जो कि कहीं ना कहीं हमें समय के महत्व के बारे में बताती है। आगे चलते हैं हम, तो आगे आता है कि महात्मा गांधी प्रतिदिन है ना 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 2 बार पूरी पृथ्वी का जो हमारी पूरी पृथ्वी है उसका क्या काट दिया था भाई साहब, चक्कर काट दिया था। आप देख सकते हो ये एक छोटी सी वॉक का है जिसमें महात्मा गांधी अपने दोस्तों के साथ में, अपने अनुयायियों के साथ में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। आगे आता है, स्वतंत्रता पाने के बाद महात्मा गांधी जी कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया, और जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा दुखी भी थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते हैं वो बन जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और
कुछ ही कारणवश इनको भी तो थोड़ा सा हादसा हो जाता है इनके साथ में। जो अगर मैं बात करता हूँ स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी क्या करते हैं, देश में जो कुछ आंदोलन हो रहते हैं, सॉरी जो दंगे फसाद हो जाते हैं उनको समाप्त कराने में लगे रहते हैं, और साथ में कांग्रेस को समाप्त करने के लिए कहते हैं, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैंने यहाँ पे एक लिखा है, देश को आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस की अपनी मौजूदा स्वरूप में अर्थात एक प्रचार प्रचार जो माध्यम है संसदीय तंत्र के रूप में उपयोगिता समाप्त तो हो गई है। महात्मा गांधी ने अपने इन शब्दों में बड़े आराम से कहा गया है, बट इनको इतना संजीदगी से नहीं लिया गया था, जिसके कारण आज भी हम कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को देखते हैं। आगे आते हैं तो ये आता है ट्रेन में, ये में हम जूते का फिगर मत देख के आप ये समझ लेना कि इसमें कुछ ना कुछ जूते से रिलेटेड बात कही गई होगी, तो इसी के बारे में कहा गया है। ट्रेन में यात्रा करते समय एक बार महात्मा गांधी का एक जूता नीचे गिर गया, उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। जब बगल के यात्री ने उनसे पूछा तो वे बोले एक जूता मेरा किसी काम का नहीं आएगा, कम से कम मिलने वाले को तो दोनों जूते मिल जाएंगे और उसे दोनों के दोनों जूते पहनने का मौका मिल जाएगा। इस प्रकार महात्मा गांधी ने अपनी जो दरिया दिली थी वो दिखाई है उस व्यक्ति के बारे में जिसे बाद में उनके जो जूते हैं वो पहनने का सौभाग्य मिला होगा। आगे आते हैं देखो, महात्मा गांधी के नाम पर भारत में 53 सड़क प्रमुख जो सड़कें हैं उनके नाम हैं, और विदेशों में तकरीबन 48 सड़कों के नाम हैं। इसी प्रकार से जो महात्मा गांधी हैं वो इतने प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक है। 48 जो प्रमुख है विदेशों में इतने प्रमुख जो सड़कें हैं वो इन महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है जब हम किसी दूसरे मुल्क में जाकर के अपने किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं। आगे आते हैं तो महात्मा गांधी ने, ये एरोप्लेन है, देखो एरोप्लेन का मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये है, महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हवाई यात्रा नहीं की थी। तो देखो भाई, जब भी महात्मा गांधी को आना जाना होता था, चाहे वो अफ्रीका आए भारत से या इंग्लैंड जाए, तो उन्हें हमेशा सिर्फ किस में, जलयान के माध्यम से ही क्या करना होता था, ट्रैवल करना होता था। उन्होंने अपने पूर्ण जीवन काल में हवाई जहाज की या हेलीकॉप्टर की यात्रा नहीं की है। अगर मैं आगे आता हूँ तो महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी, और ये मृत्यु किसने की थी, नथुराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये गोडसे का चित्र है जिनको बाद में फांसी दे दी गई थी महात्मा गांधी को मृत्यु करने के आरोप में। आगे आते हैं, महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले उनकी हत्या हो गई थी, और इसीलिए नोबेल प्राइज कमेटी ने पुरस्कार उस साल किसी और व्यक्ति को नहीं दिए थे। यानी कि हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो महात्मा गांधी थे उनकी वजह के कारण एक बार 19 नोबेल जो प्राइज होते हैं उनको स्थगित कर दिया गया था, चूँकि विश्व के इतना बड़ा व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज मिलने वाला था उसको क्या कर दिया गया था, उसी साल उसकी डेथ हो गई थी गलती से, और इसी वजह से भारत को एक नोबेल प्राइज भारत के झोले में आने से पूर्ण रूप से रह गया था। अगर मैं बात करता हूँ अभी हाल ही में जो भारत को सबसे बड़ा नोबेल प्राइज मिला था, किस व्यक्ति को मिला था, तो वो मिला था सत्यार्थ कैलाश को। कैलाश सत्यार्थी ऐसा ही कुछ, हाँ कैलाश सत्यार्थी एक व्यक्ति होते हैं, उसको ये अवार्ड मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी जो होते हैं उनको ये अवार्ड मिला था कैलाश सत्यार्थी को। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी भी भारत के, अगर मैं बात करता हूँ पहले व्यक्ति कौन होते हैं नोबेल प्राइज वाले, तो वो होते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि हमने शुरुआत में फिगर में देखा है, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद में सीवी रमन को मिलते हैं जो कि भारतीय मूल के होते हैं। आगे चलते हैं, आगे आता है स्वतंत्रता। ये आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कुछ अंग्रेज पत्रकार महात्मा गांधी के पास आए और उन्होंने इंटरव्यू अंग्रेजी में लेने लगे। इस पर महात्मा गांधी हिंदी में बोले, मेरा देश अब आज़ाद हो गया है, मैं अब हिंदी में बोलूँगा। यानी कि उन्होंने जो अपना भाषण था पूर्ण रूप से किस में, हिंदी में देने के लिए ही क्या दिया। अंग्रेजी बोलते थे, उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो अपनी मर्जी से देंगे अब हिंदी में। क्यों? क्योंकि भारत क्या हो गया है, अब आज़ाद हो गया है, और आज़ाद व्यक्ति क्या हो सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता है। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि अब मैं हिंदी में ही बात करूँगा आपसे, आप मुझे इंग्लिश में बात करें या हिंदी में बात करें, मुझे तो सिर्फ किस में बात करनी है, हिंदी में
ही बात करनी है तो आपको भी बात करना है, मेरा इंटरव्यू जो लेना है वो लेना हो तो इंग्लिश की बजाय हिंदी में लो, मैं हिंदी में देना पसंद करूँगा। इस प्रकार महात्मा गांधी ने भारतीयों को हिंदी के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए क्या दी है, यहाँ पे भी सीख दी है। तो मरते समय महात्मा गांधी के जो आखिरी शब्द थे वो थे हे राम। तो कभी कभी कह दिया जाता है कि हे राम वर्ड किसने दिया गया है, या महात्मा गांधी का जो अंतिम नारा था वो क्या था, हे राम। तो इस प्रकार से आगे आते हैं, ये एप्पल के सीईओ है स्टीव जॉब्स के, जो जिनका जो इनके बारे में भी एक अलग से तथ्य दिया गया है। जो ये है, ये एप्पल्स के जो सीईओ होते हैं स्टीव जॉब्स, ये महात्मा गांधी की तरह ही गोल शीशे के चश्मे पहनते थे और इसी तरीके से वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये भी महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड महात्मा गांधी को फॉलो करने वाले व्यक्तियों में से, उनको श्रद्धांजलि देने वाले व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं, इस प्रकार से अपने इस चश्मे को पहनते हुए। तो आगे आते हैं, ये सबसे खास वर्ड बन जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन पर, यानी कि जो उनका 2 अक्टूबर का जन्मदिन है उस पर संयुक्त राष्ट्र ने, जिस संयुक्त राष्ट्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बात होती है यहाँ पे, यानी कि यूएनओ की, तो उस यूएनओ ने 2 अक्टूबर को विश्व का अहिंसक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और यही जो नॉन वायलेंस डे होता है ये हमेशा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसी दिन एक व्यक्ति की और भारत में जयंती निकलती है, वो निकलती है लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। और इस प्रकार से अगर बात करता हूँ यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है। और उसके 2-3 साल बाद ही क्या हो जाता है, महात्मा गांधी की डेथ हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और उसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू क्लास।